देश विदेश में चल रही दिन भर की ताज़ा खबरें, खेल, मनोरंजन और हर क्षेत्र से संबंधित खबरें जानने के लिए जुड़ जाएं हमारे साथ। आज के इस वीडियो के अंत तक जानेंगे दोस्तों हर वो खबर जो देश में सनसनी पैदा कर रही है। तो चलिए बिना वक्त ज़ाया किए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। दोस्तों, बजट में सरकार ने राजकोषीय अनुशासन बनाए रखते हुए खपत को बढ़ाने के उपायों की घोषणा की है। अब बारी है भारतीय रिजर्व बैंक की, जो अर्थव्यवस्था को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए कदम उठा सकती है। लगभग 5 साल बाद आरबीआई की 6 सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति रेपो दर में कटौती कर सकती है। वहीं आईआईटी मद्रास ने हाल ही में भारत कैंसर जीनोम एटलस लॉन्च किया है, जो कैंसर पर रिसर्च में एक बड़ा कदम साबित होगा। इससे कैंसर के इलाज को और पर्सनलाइज किया जा सकेगा। इस प्रोजेक्ट की शुरुआत 2020 में हुई थी और इसमें पूरे देश से 480 स्तन कैंसर मरीजों के ऊतक के नमूनों का डिटेल में अध्ययन किया गया है। साथ ही 960 पूरे एक्सोम टेस्ट भी किए गए हैं। साथ ही रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हाल ही में कहा है कि कश्मीर के लिए ट्रेनों का कमर्शियल ऑपरेशन से जल्दी ही शुरू हो जाएगा। उन्होंने ये भी बताया कि जम्मू और कश्मीर में सारी रेल पटरियों का इलेक्ट्रिफिकेशन कर लिया गया है। दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए मंत्री ने ये जानकारी दी कि कटरा श्रीनगर रेलवे लाइन की जो टेस्टिंग प्रक्रिया थी वो पूरी हो चुकी है और अब इस पर ट्रेनों का परिचालन जल्द ही शुरू हो जाएगा। वहीं मणिपुर हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट में फिर से सुनवाई हुई। 3 फरवरी 2025 को कोर्ट ने मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के कथित लीक ऑडियो टेप के बारे में सरकारी फोरेंसिक लैब रिपोर्ट मांगी है। इस ऑडियो टेप में आरोप है कि मुख्यमंत्री ने मणिपुर में हिंसा को बढ़ावा दिया। ये आरोप कुकी जनजाति के एक याचिकाकर्ता ने लगाया है। साथ ही बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने महिला केंद्रित कानूनों से जुड़ी एक याचिका पर सुनवाई करने से मना कर दिया। जस्टिस BR गवई और जस्टिस के विनोद चंद्र की बेंच ने याचिकाकर्ता से कहा कि अगर आपको इस मुद्दे को लेकर कुछ कहना है तो आप इसे संसद में उठा सकते हैं। साथ ही केंद्र सरकार ने बताया कि ई-श्रम पोर्टल पर अब तक 30.58 करोड़ लोग रजिस्टर हो चुके हैं जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम करते हैं। इस पोर्टल के जरिए इन लोगों को सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का फायदा मिल रहा है। ये जानकारी सरकार ने संसद में दी है सोमवार को। वहीं बता दें कि पंजाब में पिछले कुछ दिनों से तेज धूप के बाद अब सुबह और रात को घनी धुंध पड़ रही है, जिससे ठंड बढ़ गई है। इसके कारण सड़क, रेल और विमान सेवाओं पर असर पड़ा है। मौसम विभाग ने कुछ जिलों में बादल छाने और रात में बारिश की संभावना जताई है। वहीं हिमाचल और कश्मीर में भी हिमपात और बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। भारत का सबसे बड़ा हस्तशिल्प मेला सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला हर साल फरवरी में होता है। ये मेला हरियाणा के फरीदाबाद जिले में आयोजित किया जाता है। यहाँ देश के विभिन्न हिस्सों से शिल्पकार, कलाकार और हथकरघा बुनकर अपनी स्टॉल लगाते हैं। ये मेला दुनिया का सबसे बड़ा क्राफ्ट मेला है, जहाँ भारत के साथ साथ विदेशों से भी कई लोग आते हैं। सो ये मेला लग चुका है, सो आप अगर जाना चाहे तो जा सकते हैं। इसी के साथ मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस की स्थापना का समझौता अब लागू हो गया है। 23 जनवरी से IBCA और इसका सचिवालय अब एक पूरी तरह से विकसित संधि आधारित अंतर सरकारी संगठन और कानूनी इकाई बन चुके हैं। इस समझौते को निकारागुआ, एस्वातिनी, भारत, सोमालिया और लाइबेरिया जैसे 5 देशों ने मंजूरी दे दी है। वहीं केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पटेल ने बताया कि जल जीवन मिशन को 2028 तक बढ़ा दिया गया है। इसके लिए 2025 और 26 के बजट में 67,000 करोड़ रुपीस का आवंटन किया गया है, जो पिछले साल के अनुमानित बजट से काफी ज्यादा है। अब तक इस मिशन के तहत 15.44 करोड़ घरों में नल के पानी के कनेक्शन दिए जा चुके हैं। इस मिशन का मुख्य लक्ष्य ये है कि हर गाँव के घर में साफ और पर्याप्त पानी पहुँच सके। साथ ही दिल्ली के भारत मंडपम में अभी विश्व पुस्तक मेला चल रहा है। देश भर से बहुत सारे किताबों के शौकीन इस मेले में आ रहे हैं। इस बार मेले की थीम हम भारत के लोग रखी गई है, जो भारत गणराज्य के 75 साल पूरे होने का जश्न मना रही है और इस बार के मेले का साझेदार देश रूस है। वहीं महाराष्ट्र के मंत्री गणेश नाइक ने कहा कि नवी मुंबई का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अब दिवंगत DP पाटिल के नाम पर होगा। इसके अलावा मुख्यमंत्री से ये मांग की जाएगी कि जो लोग इस परियोजना से प्रभावित हुए हैं उनके लिए भूमि मालिकाना अधिकार और भूमि नियमों को समान बनाया जाएगा।
साथ ही दोस्तों देश में पिछले 2 सालों में विदेशी पर्यटकों की संख्या में 47.9% की बढ़ोतरी हुई है। 2023 में लगभग 95,20,000 विदेशी पर्यटक भारत आए, जो पिछले साल से करीब 31 लाख ज्यादा हैं। पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने लोकसभा में बताया कि ये बढ़ोतरी पर्यटन मंत्रालय द्वारा किए गए उपायों की वजह से हुई है, जिन्होंने विदेशी पर्यटकों को आकर्षित किया। साथ ही देश की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूनिवर्सिटी अब महाराष्ट्र के नवी मुंबई में बनाई जा रही है। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री आशीष शेलार ने बताया कि आईटी विभाग और उच्च शिक्षा विभाग ने मिलकर इस यूनिवर्सिटी को स्थापित करने की पहल की है। इसके लिए एक टास्क फोर्स भी बनाई गई है जो इस प्रोजेक्ट पर काम करेगी। दोस्तों रूस के व्याचेस्लाव वोलोदिन की अगुवाई में एक रूसी संसदीय प्रतिनिधिमंडल ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से राष्ट्रपति भवन में मुलाकात की। राष्ट्रपति ने इस दौरान कहा कि जनप्रतिनिधियों के बीच ऐसे आदान प्रदान से न सिर्फ आपसी सहयोग बढ़ता है, बल्कि ये साझेदारी को समय के हिसाब से अपडेट रखने में भी मदद करता है। वहीं देश में 28 जनवरी तक 30.58 करोड़ से ज्यादा असंगठित श्रमिकों ने ई श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराया है। श्रम और रोजगार मंत्रालय के मुताबिक साल 2024 में 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक ई श्रम पोर्टल पर 1.23 करोड़ से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हुए, यानी हर दिन औसतन 33,700 रजिस्ट्रेशन हुए हैं। वहीं बता दें कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि भारत और रूस के बीच जो दोस्ती है वो बेहद मजबूत और समय की कसौटी पर खड़ी है। ये दुनिया के लिए एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे सहयोग और कूटनीति काम करती है। संसद भवन में रूस के संसदीय प्रतिनिधिमंडल के दौरे के दौरान उन्होंने दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और गहरी दोस्ती के बारे में बात की। बता दें कि भूटान के राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक प्रयागराज पहुंचेंगे ताकि वो महाकुंभ का हिस्सा बन सकें। वे त्रिवेणी संगम पर पवित्र डुबकी लगाएंगे। इस यात्रा के दौरान वे लखनऊ भी पहुंचे थे। लगता है इस यात्रा के जरिए वे भारत और भूटान के रिश्तों को और मजबूत करना चाहते हैं। वहीं दुबई के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में 24वीं मैड लैब मिडल ईस्ट प्रदर्शनी शुरू हो गई है। इसमें 40 देशों से 800 से ज्यादा कंपनियां हिस्सा ले रही हैं, जो मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी और हेल्थ केयर इनोवेशन से जुड़ी सेवाएं दिखाएंगी। भारत की 62 कंपनियां भी इसमें शामिल हैं। ये प्रदर्शनी 3 से 6 फरवरी तक चलेगी और उम्मीद की जा रही है कि 20,000 से ज्यादा लोग इसे देखेंगे। इस बार का फोकस महिलाओं के स्वास्थ्य पर रखा गया है। साथ ही केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि अगले 2 से 3 साल में 100 अमृत भारत ट्रेनें, 50 नमो भारत ट्रेनें और 200 वंदे भारत ट्रेनें शयनयान और कुर्सियान के साथ बनाई जाएंगी। नई दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि केंद्रीय बजट 2025 और 26 में भारतीय रेलवे के लिए 2,52,000 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। वहीं संसद के दोनों सदनों में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा जारी रहेगी। लोकसभा में बीजेपी के सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी को धन्यवाद प्रस्ताव पेश करते हुए नरेंद्र मोदी सरकार की कई उपलब्धियों का जिक्र किया, जिसमें लोक कल्याण की योजनाएं भी शामिल थी। इसके साथ ही उन्होंने दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार पर आयुष्मान भारत और प्रधानमंत्री आवास योजना जैसी केंद्र सरकार की योजनाओं को सही से लागू नहीं करने का आरोप भी लगाया। वहीं आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सदस्य राघव चड्ढा ने केंद्र सरकार को एक पत्र लिखा है। इसमें उन्होंने एनडीएमसी के संपत्ति कर में बदलाव, सरकारी आवासों में सर्वेंट क्वार्टरों के गलत इस्तेमाल को रोकने और बंगाली मार्केट में निर्माण की असमानताओं को दूर करने की मांग की है। साथ ही लखनऊ के कुकरैल वन क्षेत्र में देश की पहली नाइट सफारी बनने जा रही है, जिसकी लागत 1510 करोड़ रुपए होगी। इस प्रस्ताव को व्यय वित्त सम्मति ने मंजूरी दे दी है। अब जल्द ही इसका टेंडर कैबिनेट की बैठक में आएगा। टेंडर प्रक्रिया के बाद अप्रैल से काम शुरू होने की उम्मीद है और इसे दिसंबर 2026 तक पूरा किया जाएगा। साथ ही आरबीआई 5 सालों में पहली बार रेपो दर में कटौती कर सकता है। विश्लेषकों का मानना है कि 7 फरवरी को होने वाली घोषणा में केंद्रीय बैंक ये फैसला ले सकता है। पिछले 2 साल से रेपो दर में कोई बदलाव नहीं हुआ है। सबसे आखिरी बार मई 2020 में नीतिगत दर में कटौती की गई थी। साथ ही दिल्ली की परिवहन व्यवस्था को सुरक्षित, व्यवस्थित और जाम मुक्त बनाने के लिए अब तेजी से काम किया जा रहा है। नई व्यवस्था से न सिर्फ यातायात में सुधार होगा, बल्कि यात्रियों और उनके सामान की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी। इसी कड़ी में क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण के अध्यक्ष और प्रमंडलीय आयुक्त मयंक वरवड़े के निर्देश पर ऑटो और ई रिक्शा के संचालन के लिए एक नई नीति तैयार की जा रही है और जल्द ही इसके बारे में आपको सूचित भी कर दिया जाएगा।
वहीं बता दें कि सिद्धू मूसेवाला के करीबी रहे प्रगट सिंह, जो कि स्थानीय साईं मंदिर के पास ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं, उन्हें कुछ अज्ञात लोगों ने 30 लाख रुपए की रंगदारी मांगी और ना देने पर जान से मारने की धमकी दी। इस मामले में थाना सिटी 2 पुलिस ने अब गहन जांच शुरू कर दी है। वहीं दोस्तों बता दें कि प्रदेश के 6 सरकारी अस्पतालों के कायाकल्प के लिए स्वास्थ्य विभाग ने 91 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि का आवंटन मंजूर किया है। इस पैसे से अस्पतालों की आधारभूत संरचना और अन्य जरूरी सुविधाएं बेहतर की जाएंगी। ये आवंटन केंद्र सरकार से मिली स्पेशल असिस्टेंट की राशि के बाद किया गया है। वहीं भारतीय सेना और मालदीव की आर्मी के बीच 13वां संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्यूवेरिन शुरू हो गया है। ये एक सालाना अभ्यास होता है जो भारत और मालदीव में बारी बारी से होता है। इस बार ये मालदीव में हो रहा है, जबकि पिछले साल 2023 में उत्तराखंड के चौबटिया में हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में छात्रों से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने एक दिलचस्प बात कही। मोदी जी बोले कि उन्होंने सुना है कि आम आदमी पार्टी की सरकार बच्चों को 9वीं क्लास से आगे बढ़ने नहीं देती जब तक कि ये पक्का ना हो जाए कि वो पास हो जाएंगे। उनका कहना था कि इसके पीछे तर्क ये दिया जाता है कि अगर बच्चे फेल हो गए तो सरकार की छवि पर बुरा असर पड़ सकता है। साथ ही फाइनेंस सेक्रेटरी तुहिन कांता पांडे ने कहा कि भारत लगातार तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में अपनी जगह बनाए हुए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हालात चाहे जैसे भी हों और लोगों की उम्मीदें बढ़ती रहें, हमें इसी रफ्तार को बनाए रखना जरूरी है। ये बात उन्होंने नई दिल्ली में फिक्की सम्मेलन के दौरान बजट 2025 और 26 पर चर्चा करते हुए कही। साथ ही राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा शुरू हो गई। बीजेपी की किरण चौधरी ने शुरुआत करते हुए कहा कि सरकार ने किसानों की आय दोगुनी करने के लिए कई अहम कदम उठाए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि विपक्ष बिना वजह सरकार के खिलाफ गलत बातें फैला रहा है, जबकि हकीकत ये है कि कृषि क्षेत्र के लिए सरकार ने काफी अच्छे काम किए हैं। खबरों का सिलसिला यूं ही इस वीडियो में चलता रहेगा, लेकिन आप किस राज्य से हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट सेक्शन में राज्य का नाम जरूर लिखें। इसी के साथ बसंत पंचमी के मौके पर प्रयागराज महाकुंभ में संगम पर जबरदस्त भीड़ उमड़ी। तीसरे अमृत स्नान के दौरान 2 करोड़ 33 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने पवित्र डुबकी लगाई। वैसे अमृत स्नान को महाकुंभ मेले का सबसे पवित्र और अहम अनुष्ठान माना जाता है। इससे पहले भी 2 बड़े स्नान हुए थे, पहला मकर संक्रांति पर और दूसरा मौनी अमावस्या के दिन। वहीं भारतीय सेना और मालदीव की आर्मी के बीच 13वां संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्यूवेरिन शुरू हो गया है। ये एक सालाना अभ्यास है जो भारत और मालदीव में बारी बारी से होता है। इस बार ये मालदीव में हो रहा है, जबकि पिछले साल 2023 में उत्तराखंड के चौबटिया में हुआ था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह नई दिल्ली में जम्मू कश्मीर की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एक अहम बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस मीटिंग में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, गृह सचिव गोविंद मोहन और खुफिया एजेंसियों जैसे आईबी और रॉ के टॉप अधिकारी भी शामिल होंगे। साथ ही अमेरिका में बिना वैध कागजात के रहने वाले भारतीयों पर अब सख्ती शुरू हो गई है। राइटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका एक मिलिट्री प्लेन से इन अवैध प्रवासियों को भारत भेज रहा है। राष्ट्रपति ट्रंप ने ऐसे लोगों को देश से निकालने के लिए सेना की मदद भी ले ली है। वहीं आरबीआई 5 साल में पहली बार रेपो रेट कम कर सकता है। एनालिस्ट का कहना है कि 7 फरवरी को होने वाली मीटिंग में इसका ऐलान हो सकता है। पिछले 2 सालों से रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं हुआ है, वो जस की तस बनी हुई है। आखिरी बार इसमें कटौती मई 2020 में हुई थी। वहीं अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर भी बड़ा इशारा कर दिया है। उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका यूक्रेन का समर्थन जारी रखता है तो बदले में अमेरिका को यूक्रेन के रेयर अर्थ मटेरियल यानी कि खास खनिजों तक एक्सेस मिलनी चाहिए, यानी वो मदद के बदले एक डील करना चाहते हैं। साथ ही दिल्ली में विधानसभा चुनाव को लेकर जबरदस्त हलचल मची हुई है दोस्तों, और इसी बीच आपके उम्मीदवार अमानतुल्लाह खान ने AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी पर सीधा निशाना साधा है। उन्होंने कहा, मैं इसे हैदराबादी से कहना चाहता हूँ कि पहली बार तेरा सामना अमानतुल्लाह से हुआ है। वहीं शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के महासचिव नूरलान यरमेकबायेव 4 से 7 फरवरी तक दिल्ली के दौरे पर रहेंगे। ऑफिशियल बयान के मुताबिक इस दौरान वो साउथ ब्लॉक में विदेश मंत्री एस जयशंकर से और हैदराबाद हाउस में विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह से मुलाकात करेंगे। वहीं पिछले कुछ हफ्तों से दिल्ली और आसपास के इलाकों में हवा इतनी खराब हो गई थी कि प्रदूषण खतरनाक लेवल पर पहुंच गया। इसी वजह से वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने ग्रेप 3 लागू कर दिया था, जिससे कई कंस्ट्रक्शन वर्क, फैक्ट्रियों और कुछ गाड़ियों की आवाजाही पर रोक भी लगा दी गई थी।
साथ ही लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण को लेकर ऐसा दावा कर दिया कि पूरे सदन में हंगामा मच गया। उन्होंने पीएम मोदी और विदेश मंत्री जयशंकर पर गंभीर आरोप लगाए। अब इस पर जयशंकर का जवाब भी आ गया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी का बयान पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित है। वहीं राज्य सरकार में कांग्रेस कोटे के 4 मंत्रियों समेत सभी विधायक अब नई दिल्ली जाएंगे। उन्हें 5 फरवरी को पहुंचने के लिए कहा गया है। विधायकों को इसकी आधिकारिक सूचना भी भेज दी गई है। 6 फरवरी को सभी विधायक लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात करेंगे। वहीं प्रदेश भर के ज्यादातर जिलों में मौसम का मिजाज बदल सकता है। दून समेत 7 जिलों में हल्की बारिश के साथ कहीं-कहीं आकाशीय बिजली चमकने और गर्जन की भी संभावना है। इसके अलावा 3000 मीटर से ऊंची चोटियों पर हिमपात भी हो सकता है। इसी के साथ आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर हाँ तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। मिलेंगे जल्द ही, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।